नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम यहां पर पर्यावरण टॉपिक पढ़ रहे थे और पर्यावरण में इसके पहली वाली क्लास में हम लोगों ने कीस्टोन प्रजाति और जैव रसायन चक्र को शुरुआत करी थी। और जैव रसायन चक्र मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैंने इसको पहले क्लास में समझाया हूँ। आज मैं उसका सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ और जो विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसके पहले वाले लेक्चर को देखें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, खासतौर पर जो बच्चे पीएमटी की तैयारी करते हैं या फिर जो विद्यार्थी यहाँ पर नर्सिंग या सिविल सर्विस वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखें, नोट्स बनाते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, डियर फ्रेंड्स, जैव रसायन चक्र बायोजियो केमिकल साइकिल। इसके बारे में मैं पिछले क्लास में बताया हूँ। आज देखिए, जैव रसायन चक्र को दो भागों में इसको हम डिवाइड किए थे पिछली क्लास में भी, गैसीय चक्र के और अवसादी चक्र। गैसीय चक्र ये हमने यहाँ पर चार भागों में इसको डिवाइड किया था: जलीय चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। इसी तरह से अवसादी चक्र को हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया था: फास्फोरस चक्र और गंधक साइकिल। डियर फ्रेंड्स, जलीय चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र को हम इसके पहले वाले लेक्चर में खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखेंगे, जो विशेष रूप से अपने फोकस रहने वाला है। इसके अलावा फास्फोरस चक्र और गंधक साइकिल को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। इसके लिए आपको पिछले क्लास में जाना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि नाइट्रोजन जो होती है हमारे वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है। और नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो पृथ्वी में ज़्यादा पाया जाता है, 78%। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी, हमारे लिए इससे नाइट्रोजन से बहुत तरह के प्रोटीन का निर्माण होता है। हमारा शरीर ज़्यादातर प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा अमीनो एसिड इसी से बनते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स के निर्माण में भी ये भाग लेता है। तो इसलिए वायुमंडल में इसकी मात्रा भी ज़्यादा है। लेकिन आज हम लोग इस चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाई जाती है और हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उस नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, किस तरह से प्रकृति ने एक चक्र बनाकर रखा है कि वो नाइट्रोजन यूज की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। अब देखो, इस साइकिल को समझने के पहले आप एक बात अच्छे से समझ लो कि जो नाइट्रोजन चक्र होता है ना, इसको अपन कितने स्टेप में समझेंगे। एक तो प्रोसीजर होती है फिक्सेशन, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोला जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, एक पॉइंट ये होने वाला है। दूसरा चरण जो होता है वो इस चक्र में नाइट्रिफिकेशन का होता है। इसके बाद प्रोसीजर होती है नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद अगला चक्र होता है, स्टेप होता है एसिमिलेशन, मतलब उसको ग्रहण करना। और इसके बाद फिर होता है अमोनिफिकेशन। और अमोनिफिकेशन, ये चक्र इधर से बन गया तो एक चक्र ऐसे बनता है। दूसरा चक्र क्या होता है कि यहाँ नाइट्रिफिकेशन के बाद इसका होता है डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन के बाद वापस वायु में नाइट्रोजन जाती है। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। यदि आपसे एग्जाम में कोई पूछता है तो नाइट्रोजन साइकिल कितने चरणों में पूरी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। तो कहने का मतलब ये एक चक्र है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। इसी को आज अपन पांचों स्टेप को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसी को हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। अब जो ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ये जो सबसे पहले वायुमंडल की नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट होती है? अमोनिया या फिर अमोनियम आयन में, NH4+ या NH3। जो विद्यार्थी केमिस्ट्री से नहीं जानते हैं ज़्यादा, वो इतना भी लिख लें तो भी सफिशियंट है, अमोनियम या फिर अमोनिया। तो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमोनियम या फिर अमोनिया में।
पर इसके लिए प्रोसीजर होती है, दो प्रोसीजर हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है दो तरह से होती है ये कन्वर्जन जो होता है। एक तो होता है भौतिक प्रक्रिया और दूसरा होता है बैक्टीरिया के माध्यम से। तो जो भौतिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है भौतिक प्रक्रिया। तो भौतिक प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि जब वायुमंडल में क्या होता है, बारिश होती है, बादल होते हैं, यहाँ पर मैंने बनाए भी हैं बादल, और जब बारिश होती है तो ये नाइट्रोजन वायुमंडल में है, और बारिश होती है तो पानी मिल जाता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पानी मिल करके क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बना देते हैं, और यही नाइट्रोजन ऑक्साइड फर्दर जा करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। पहला चरण, एक तो तरीका ये हो गया, इधर से आ गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारी पृथ्वी में बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जिनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं। फिर आप पूछेंगे सर नोड्यूल्स क्या होते हैं। नोड्यूल्स आप इतना समझ लीजिए कि कुछ लेगुमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, खास तौर पर जो जिनसे दाल वगैरह मिलती है हमें, जैसे कि आपकी अरहर हो गई, सोयाबीन हो गया, चना हो गया। तो यदि आप इनकी जड़ों को देखेंगे तो छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। और उन नोड्यूल्स में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कवक होते हैं, बहुत सारी शैवाल पाई जाती है। तो फिर सर ये क्या करते हैं, तो यही तो क्या करते हैं, ये जो मिट्टी में पाए जाते हैं इनकी जड़ों में, अब जड़ों में जब पाए जाते हैं तो वहाँ की जो नाइट्रोजन होती है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें अमोनियम और अमोनिया में। पहले स्टेप ये है। तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। एक है बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा है कि अवायवीय बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लॉस्ट्रीडियम कैसा बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो इसके अलावा एनारोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय बैक्टीरिया का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ के लिए, जिनके जीवन रहने के लिए, जो जीवित किस तरह रहते हैं, वो ऑक्सीजन के बिना भी जीवन रह सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम। इसी तरह से वायवीय बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो अपना जीवनचर्या ऑक्सीजन के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, नाम याद रखिएगा, एजेटोबैक्टर, ए से एजेटोबैक्टर और ए से एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा राइजोबियम, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये हमारी जो लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर रखता है, ये मैं पहले भी बताया हूं आपको। इसके अलावा कुछ शैवाल भी पाई जाती हैं जो हमारी मिट्टी में पाई जाती हैं, जैसे कि एनाबिना। तो ये क्या होती हैं कि उन दालों की जड़ों की में गांठों में पाई जाते हैं, और जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, अमोनिया और अमोनिया। ये हो गया पहला चरण, ठीक है। आइए, इतनी प्रोसीजर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप होता है अगला चरण कि इस अमोनिया को, जो अमोनियम है, इसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में। यही प्रोसीजर कहलाती है क्या, नाइट्रिफिकेशन। लेकिन यहां पर भी एक बैक्टीरिया होता है, वो है नाइट्रोसोमोनास। क्या, नाइट्रोसोमोनास। तो ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया है, इस अमोनिया को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में, याद रखिएगा, नाइट्राइट में, पहला स्टेप में, और वो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास, और प्रोसीजर होती है नाइट्रिफिकेशन। लेकिन अभी भी बात नहीं बनी, नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट को फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, नाइट्रेट में। और इस नाइट्रेट को कन्वर्जन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, नाइट्रोबैक्टर। ये सारे बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में नाइट्रोबैक्टर होता है, ये नाइट्रेट में। और यही नाइट्रेट जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको नाइट्राइट से कंफ्यूज नहीं करना, पहले नाइट्राइट बनता है फिर नाइट्रेट बनता है। तो ये नाइट्रेट पौधे ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब आपके काम का क्वेश्चन ये हुआ कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है पौधों के द्वारा किस रूप में ग्रहण की जाती है, नाइट्रेट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लिए, पेड़ पौधे यहां पर मैंने लिखा है ग्रहण कर लिए, और पेड़ पौधे जब ले लिए, अब ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन कहां पहुंच गई, पेड़ पौधे ले लिए, ठीक है। अब पेड़ पौधे ले लिए, और पेड़ पौधों से कौन लेता है, हम सभी जीव जंतु।
है ना। पेड़ पौधों से दालों से दाल, फिर दाल बन करके फिर हम लोग खाते हैं। तो पेड़ पौधों से कौन ले लेते हैं? जीव जंतु। अब देखिए, इतनी बात तो मैंने बताई थी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीव जंतु ले चुके हैं। अब क्या होगा? ये पेड़ पौधे हैं, ये जीव जंतु हैं, एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं कि नहीं होते? होते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो जीव जंतु होते हैं ना, उनके यूरिन में, पेशाब में क्या निकलती है? यूरिया निकलती है। पेशाब जब होती है तो यूरिया निकलती है, और वो यूरिया पानी में कन्वर्ट होकर के, किसमें? पानी के साथ मिल करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब कि ये पेड़ पौधे, दूसरा चरण, एक चरण ये भी है कि ये पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होते हैं? इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद यहाँ पर मिट्टी में बहुत तरह के जीवाणु पाए जाते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो वो जीवाणु उसको मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में मिलाने के बाद ये सारी नाइट्रोजन कहाँ मिल गई? मिट्टी में। और इस प्रोसीजर को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। मतलब ये जहाँ तक, यहाँ से इसको ग्रहण तो कर लिए, अभी जब ये खत्म होते हैं तो वापस किस में कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन? अमोनिया में। ये चक्र है, इसी को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। तो इस तरह से नाइट्रोजन वापस मिट्टी में चली गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक और प्रोसीजर मैंने यहां पर लिखी है, डीनाइट्रिफिकेशन। इसको भी समझो। यहां पर डीनाइट्रिफिकेशन ऐसा है कि कुछ नाइट्रेट है, मान लो कुछ नाइट्रेट जो मिट्टी में कन्वर्ट होकर के आ गई है, पौधे तो ग्रहण कर लिए, कुछ बची रह गई। तो प्रकृति का ये अद्भुत फिनोमेना है कि उस नाइट्रेट को वेस्ट नहीं होने देते। क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया है, ये नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन वापस कहाँ चली गई? चक्र में। समझे बात को? तो यहां से पौधे ग्रहण किए, फिर टूटे तो फिर यहां पहुंच गए। यहां से पौधे जो नहीं टूट पाए तो वापस डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वापस वायुमंडल में चले गए, और इस तरह से ये चक्र पूरा होता रहता है। मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन में सबसे पहले हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें कन्वर्जन हुआ। इसका पहले फिर नाइट्राइट में, नाइट्राइट का नाइट्रेट में, और नाइट्रेट को पौधे ले लिए, और कुछ जो नहीं ले पाए तो डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वायुमंडल में चली गई। तो ये प्रोसीजर है प्यारे मित्रों। इसको आपको याद रखना है। कुछ बैक्टीरिया, यहाँ के बैक्टीरिया याद रखना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये 4 बैक्टीरिया मैंने लिखे हैं। नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्जन के लिए नाइट्रोबैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी को ही पौधे ग्रहण करते हैं, और स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो नाइट्रेट है जिसको पौधे ग्रहण करते हैं, तो ये नाइट्रेट की मात्रा जब कभी कभी कहाँ पर मिट्टी जल में ज़्यादा हो जाती है, पानी में ज़्यादा हो जाती है, तो एक सिंड्रोम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बच्चा एकदम नीला पड़ जाता है यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और इसी को बोला जाता है मिथेनोग्लोबिनीमिया। मिथेनोग्लोबिनीमिया। तो ये एक सिंड्रोम, इसका नाम है, केमिकल नाम है मिथेनोग्लोबिनीमिया। तो ये नाइट्रेट की मात्रा यदि ज़्यादा हो गई तो इसीलिए प्रकृति ने डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसीजर रखी हुई है। तो ये प्रकृति का अद्भुत फिनोमेना है कि किसी मात्रा को ज़्यादा भी नहीं होने देते हैं, और ये सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारी मिट्टी में। तो आई थिंक प्यारे मित्रों, यहाँ से ये चैप्टर होता है कंप्लीट नाइट्रोजन फिक्सेशन का। आप लोग बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम बना करके लिख लीजिए। ये सारे एग्जाम, सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, और जिससे मैंने बैक्टीरिया को यहाँ पे हरे कलर से लिखा हुआ है, कौन सा बैक्टीरिया कब काम आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्पेशली कि कौन कौन से बैक्टीरिया इस प्रोसीजर में भाग लेते हैं। तो ये यहाँ से होता है खत्म। अगला चक्र हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस चक्र के बारे में। देखिए फास्फोरस क्या होता है। फास्फोरस जो तत्व होता है, फास्फोरस का भी हमारी पृथ्वी में कहाँ पर पाया जाता है? चट्टानें होती हैं और मिट्टी होती है, वहाँ पर ये फास्फोरस स्टोर रहता है। अब फास्फोरस चक्र जो होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि चट्टानों में, मिट्टी में फास्फोरस स्टोर रहता है। अब चट्टानें नदी के आसपास रहती हैं, है ना, कुछ पर्वतों में रहती हैं। तो जब इनका कंपोजिशन टूट जाता है, ये टूट जाती हैं, तो वापस कहाँ जाते हैं? जल में आ जाते हैं, और नदी झील झरनों के द्वारा ये कहाँ जाते हैं? नदी झील झरनों के द्वारा आ जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद
नदी झील झरनों से ये कहाँ चले जाते हैं, टूट जाते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक फास्फेट में, अकार्बनिक फास्फेट में ये टूट जाते हैं। और जब ये फास्फोरस चट्टानों से और इनऑर्गेनिक फास्फेट या अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाता है तो फिर इसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि फास्फोरस को पौधे इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरी बात है कि बाद में ये इनऑर्गेनिक फास्फेट ऑर्थोफॉस्फेट, आप लोग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ऑर्थोफॉस्फेट ही लिख लीजिएगा, ये कार्बनिक फास्फेट में तोड़ देते हैं और जीव जंतु जो होते हैं इसको ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑर्थोफॉस्फेट मैंने इसको लिखा है PO4, ऊपर लगाया है -3 स्टार आयन के रूप में लिखा हुआ है PO433, ठीक है। तो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में इसको ग्रहण कर लिया जाता है और ये ऑर्थोफॉस्फेट जब हम जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो वो फर्दर ATP, GTP, NADP ये कुछ आयन ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ये फास्फोरस उसके रूप में स्टोर हो जाता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ATP का मतलब क्या हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। इसमें हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा हम लोग यूज कर पाते हैं, इसी ऊर्जा की वजह से ही मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो ये कैलोरी के रूप में ये फास्फेट आयन जो है यूज हो जाते हैं और हमारे पास स्टोर रहते हैं। फिर वही प्रोसीजर कि एक समय के बाद सारे जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर अपघटन के द्वारा वो टूटकर मिट्टी में चले जाते हैं, फिर वापस चट्टान और मिट्टी में आते हैं। इस तरह से ये चक्र पूरा होता रहता है। आपके काम की चीज इसमें भी एक चीज याद रखना है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा चक्र चट्टानों के माध्यम से पूरा होता है, तो आपको जवाब देना होगा फास्फोरस साइकिल। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि जो जीव जंतु होते हैं इस फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं, आपको जवाब होगा ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में, ठीक है। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि ADP, GDP, फास्फोलिपिड और एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है ये फास्फोरस, इसीलिए इस चक्र को हमने समझा है। आइए समझते हैं गंधक चक्र के बारे में। गंधक चक्र बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग ऐसे ही चक्र गंधक चक्र भी पूरा होता है। हाँ, ये चक्र चट्टानों के माध्यम से पूरा नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको समझना होगा कि जो गंधक साइकिल है ना, गंधक चक्र आपके काम की चीज मैं बता देता हूं इसमें। देखिए गंधक साइकिल जो होती है ना, पहला क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है कि जो सल्फर होती है हमारे वायुमंडल में वो किस रूप में जीव जंतु के द्वारा ग्रहण की जाती है, तो वो होता है सल्फेट आयन के रूप में, ठीक है ना। पौधे ग्रहण कर लेते हैं सल्फेट आयन के रूप में। वायुमंडल में सल्फर है और वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जब ये कन्वर्ट हो जाती है सल्फेट आयन के रूप में तो इसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इसके अपचयित फॉर्म H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को भी कुछ जीवाणु इसको ग्रहण करते हैं। तो आपसे सीधी भाषा में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गंधक होती है, सल्फर होती है, उसको दो फॉर्म में ग्रहण किया जाता है, मुख्य रूप से सल्फेट आयन के रूप में। कुछ बैक्टीरिया इसको H2S फॉर्म में भी ग्रहण करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उपयोग कि ये जो सल्फर होती है इसका किन किन चीज़ों में उपयोग होता है। जो सल्फर होता है आप लोग लिख लीजिएगा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम्स और विटामिन्स के निर्माण में सल्फेट आयन यूज किए जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैंने ये यहाँ पर सारे साइकिल जितने साइकिल थे समझा दिए हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये साइकिल, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे इसके बैक्टीरिया एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पर भाग लेता है, और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मैं ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।